हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई एम शिवम राव, थर्ड एमबीबीएस स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया। और आज के जो हमारे गेस्ट है उनको आप सभी जानते हैं। वो इंडिया के यंगेस्ट ऐसे मेडिकल यूट्यूबर है जिनके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है, एंड ही इज़ नन अदर दैन डॉक्टर अनुज पचेल फ्रॉम जीएमसी नागपुर। सो वेलकम सर। Hi Shivam, thank you so much for inviting me on your podcast. I am really happy that you have started a YouTube channel. It reminds me of my own early days when I used to have less than 1,000 subscribers, and I was really passionate when anybody used to make a collaboration video with me. So Sir. first of all, thank you, and second of all, congratulations for your new beginning. थैंक यू सर। एंड सर, इट मीन्स अ लॉट दैट आपने हमें चांस दिया। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट दैट आप इंटर्नशिप अभी फाइनली आपकी स्टार्ट होने वाली है, एंड आपके जी। लाइफ का एक डिफरेंट ही अब तक का स्टेज शुरू होगा। ओके, तो सर लेट्स बिगिन। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आप जैसे जीएमसी नागपुर में अभी है, तो आपको कैसा लगता है और कैसा फील होता है? लाइक हम अभी मैं जीएमसी गोंदिया से हूँ, तो हम सबका ड्रीम ही होता है कि मतलब अपने बेस्ट कॉलेज में हम पढ़े, एंड आपको मतलब तो आपको क्या फील होता है अपने कॉलेज के बारे में? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एज सच ज़्यादा कुछ ऐसे मैं कभी सोचा नहीं है इस टॉपिक में कि मुझे कैसा फील होता है खुद के कॉलेज के बारे में, बट आई कैन से दैट आई एम वेरी हैप्पी विथ माई डिसीजन। और जीएमसी नागपुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस दैट एनीबडी कैन गो टू। ऑफकोर्स सब कॉलेजेस में 19-20 थोड़ी चीज़ें कम होती है, कुछ ज़्यादा होती है। So that is also the case with GMC. Of course, I'm not going to hide any limitations. But what I can say is that irrespective of the college, जैसा तुम चाहो, अगर तुम वैसा अपना पढ़ाई करना चाहते हो, so that can happen anywhere. So even if you are in a periphery college, if you want to see more patients and you actively go to the hospital, stay more time over there, you will in the end find some patients, right? Yeah. If you can't do that, if you just go to your seniors, the doctors which are present, the professors over there, and ask them for help, they will for sure help you. तो मुझे तो बहुत ही मतलब खुशी होती है सोच के कि मतलब आई हैव बीन आई डन माई MBBS फ्रॉम GMC नागपुर, एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस विच आई वुड से लाइक are rare diseases compared to the normal ones which we usually see, and it's really exciting because so many events and everything also happens, and we've got a good batch of juniors as well. Yeah. So overall it's a very fun experience, and last 4.5 years have been amazing. So any NEET aspirants watching this, you can definitely try for GMC Nagpur. I'm sure you won't regret it. यस सर। सर, तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, एंड आप जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, आप ऑलमोस्ट अपनी हर चीज़ आप यूट्यूब चैनल पे शेयर करते हैं। सो मुझे लगता है कि क्या पूछना चाहिए, तो हम वो चीज़ ना, मैं उस चीज़ पे ना पूछूंगा, नहीं पूछूंगा जो आपने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सर जैसे आपने अभी मेंशन किया कि आपके कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत होती है, तो सर आप ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह में? राइट, सो कल्चरल एक्टिविटीज़ यूजुअली पार्टिसिपेटिंग जो होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ जब जूनियर्स रहते हैं हम, तभी हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं इन एक्टिविटीज़ में। बट जब तुम सीनियर बनते हो, लेट्स से यू आर इन थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, तो उस समय टाइम ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इन फाइनल ईयर लाइक मोस्ट पीपल डोंट डू मच। तो मैं उन कैटेगरी में हूँ कि मैं थर्ड एंड फाइनल ईयर में तो कुछ नहीं किया, बट फर्स्ट ईयर में आई टुक पार्ट इन म्यूज़िक सोसाइटी। सो तब मैं गिटार बजाना सीख ही रहा था, एंड तब मैंने गिटार भी बजाया था। आई ऑल्सो sang a song. I have done anchoring like 4 to 5 times on different occasions, and I've been a part of Quiz Club of GMC Nagpur, and Quiz Club is one of the best things that we have here. And Quiz Club के almost सारे events में I have shown quite a lot of participation, right from framing questions to actually conducting the quiz as an anchor on the stage. I've also taken part in a lot of quizzes which are conducted outside GMC. So I've been a part of academic quizzes. तो I would say मेरी जो मतलब strength है, it is more academically rather than singing and dancing. बिकॉज मुझे उतना जमता नहीं है। मुझे पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, तो आई पार्टिसिपेट इन थिंग दैट सूट्स मी। तो इन सब चीज़ों में किया है पार्टिसिपेट। इन फाइनल ईयर मैंने एज सच क्विज क्लब को छोड़ के और कोई चीज़ में ज़्यादा हाथ नहीं डाला, बिकॉज यार काफ़ी बिजी होता है फाइनल ईयर, एज यू विल नो वेरी सून। एग्जैक्टली सर। सर अदर देन दिस आपका स्पोर्ट वगैरह में? नहीं यार, स्पोर्ट्स में मतलब मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। मैं इंडोर वाले में चेस खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ,
एंड फुटबॉल भी खेलता हूँ, बट मैं सिर्फ ऐसा मज़े के लिए खेलता हूँ. सो आई मतलब मेरे से कई बेटर खिलाड़ी है, तो आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट. ओके सर. सर तो सर अब हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. सर बिल्कुल. आपके दीदी है आपके फैमिली में जी डॉक्टर. तो सर जी आप जी. आपके दीदी के पहले भी कोई डॉक्टर थे क्या आपके फैमिली में? हाँ जी, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स आर डॉक्टर्स एंड अच्छा. they actually inspired both of us to become doctors ourselves. Yeah. So मेरे inspiration rather than my parents I would say is my sister only, Yeah. because parents की life काफ़ी अलग होती है, but जब तुम अपने sibling को देखते हो go through the medical college, तभी मुझे interesting लग गया था 9th-10th में. अच्छा. So yes, my sister is like the person who motivated me quite a lot. तो सर आपका पहले से ही था बचपन से कि डॉक्टर बनना ही है, पहले से ही डिसाइडेड था? नहीं यार, ऐसे डिसाइडेड तो था ही नहीं. मेरा 10th के एंड में डिसाइड हुआ जब हमें ट्यूशन्स ज्वाइन करनी थी. अच्छा. उसके पहले मैंने सोचा 2-4 दिन एंड फिर डिसाइड किया. अच्छा. तो सर आपकी दीदी के गाइडेंस का मतलब बहुत इम्पोर्टेंस रहा होगा, आपके दीदी ने पल पल आपको गाइड किए होंगे. जी, राइट. सो मतलब उसका क्या इफेक्ट पड़ा? यार उससे ना बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा. सो आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं मेरी दीदी से काफ़ी ज़्यादा पढ़ता हूँ. मतलब शी स्टडीज़ क्वाइट अ लॉट, बट आई फ्रैंकली टेलिंग यू लाइक नीट में भी एंड उसके बाद भी आई हैव स्टडीड मच मोर देन हर. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ईच इंडिविजुअल ईयर. तो द थिंग इज व्हाट आई रियलाइज इज दैट माई सिस्टर उर्वशी, शी डिस्कसेस ऑल हर मिस्टेक्स विथ मी वेरी ओपनली. सो rather than telling me what to do, she has guided me in more like what to not do. So by avoiding the mistakes that she had already experienced herself, that her friends had experienced herself, with regard to not just MBBS and studies, but also with respect to life. By avoiding those mistakes, I was really able to stay clear of the obstacles which we usually find whenever we are going through an academic year. So I would say बहुत ज़्यादा important होता है कि किसी की मिस्टेक से सीखो, खुद की मिस्टेक से सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बट इफ़ यू कैन लर्न फ्रॉम इवन अदर्स मिस्टेक्स, दैट वुड बी ग्रेट. सर सो माय सिस्टर हैज प्लेड अ ह्यूज रोल इन दिस. सर आपने जो बात बताया ना, इससे मुझे अपनी बात याद आ रही है. मेरी बहन अभी जीएमसी अकोला में है, शी इज इन 21 अच्छा. बैच. तो उसको भी मैं कैसे पढ़ना है वो तो बताता ही था, बट क्या नहीं करना है वो उसको ज़्यादा बताता था कि भाई ऐसे टाइम पास ना करो, ऐसा कुछ. तो सर एग्जैक्टली वही मेरे ख्याल से अब मेरा भी माय कजिन सिस्टर छोटी वाली जो है, शी इज आल्सो गोइंग टू गिव नीट इन एग्जैक्टली 1 month. सो आई थिंक एक वीडियो में देखा है मैंने आपका. तो मैंने उसे रादर देन ये बताया कि ये ऐसा ऐसा कर, मैंने उसे ये बताया कि ऐसा ऐसा मत कर. सो आई थिंक जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम हमारी गलतियों को बहुत ओपनली अगर प्रेजेंट करें, स्पेशली अपने क्लोज वंस के साथ, तो अपन बहुत हेल्प कर सकते हैं उनको. ओके. तो सर आप जैसे आपकी कॉलेज में रैगिंग का क्या सीन है? मतलब हम सब लोग सुनते तो आए हैं, बट आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है? सर मैं इसमें एक नोट कर देता हूँ कि आई नो मैंने आपका वीडियो देखा है जिसमें आपने ये हर चीज़ एक्सप्लेन किया है कि ऐसा ऐसा होता था, आपके साथ भी कुछ हुआ, आपने वो सब एक्सप्लेन किया. सर फिर भी आप नॉन हॉस्टलाइट एज कम्पेयर टू हॉस्टलाइट, सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अगर कुछ बोल दिया हॉस्टलाइट्स के रिगार्डिंग, तो फिर हॉस्टल वाला मुझे फ़ोन करके बोले कि ये क्या बोल रहा है. बट एनीवेज मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ कैसा सीन है कि जब मेरे पिताजी जब उधर कॉलेज में थे, राइट, सो उनके समय इट वाज वेरी वेरी एकदम सिवियर रैगिंग होती थी. आई रिमेंबर माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि एक बार ऐसे हुआ था कि एक सीनियर भाव थे. सो फॉर एनी पर्सन हु इज इन अ बॉयज हॉस्टल, वी आर मेड श्योर दैट वी कॉल आवर सीनियर्स भाव. तो एक सीनियर भाव थे, उन्होंने पापा को एक बाल्टी दी थी, ठीक है, और नल जो था वो 2nd फ्लोर पे था और बाल्टी ग्राउंड फ्लोर पे थी, और एक बॉटल का कैप दिया था और बोला था कि ये बाल्टी फिल कर. अच्छा. तो हाँ, तो बॉटल के कैप से पानी लेके जाना ऊपर से नीचे और फिल करना वो बाल्टी को. So that was the level of ragging that used to happen. बहुत होता था पहले, मतलब pre 2000s it was severe, ठीक है. After I would say 2010, 2011, 12 काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया रैगिंग का इंसिडेंस, एंड अभी एज सच कुछ भी सिवियर नहीं होता. मतलब आई मीन देयर हैव बीन केसेस जब सिवियर हुआ है, बट फॉर 99% ऑफ द टाइम्स एनी सीनियर जूनियर इंटरेक्शन विल बी प्लेजेंट. दे वोंट ट्राई टू हर्ट यू, दे वोंट ट्राई टू हार्म यू.
दे जस्ट, जैसे तुम्हारा कोई छोटा भाई है राइट, तो हाँ तुम उसके कैसे मजे लेते हो, हाँ, उस टाइप से होता है, मतलब इट वाज वेरी फ्रेंडली, तो मतलब नोबडी एक इंट्रो नोबडी के हैज एनी लेवल पे बैड रहता है इंटेंशन। बस। इंट्रो के लेवल पे रहता है। हॉस्टल अच्छा में ऑफ कोर्स ज़्यादा होता है, बिकॉज हॉस्टल्स में दे हैव टू लिव लाइक ब्रदर्स इन द हॉस्टल। या तो हॉस्टल में तो ऐसा नहीं कर सकते कि तुम किसी सीनियर से पंगा ले रहे हो। तो बेसिकली तुम जो रिलेशनशिप डेवलप करते हो एक रैगिंग होने के बाद तुम्हारे सीनियर के साथ, अगर तुमने भी लाइटली लिया, सीनियर ने भी लाइटली लिया, हाँ तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है ओवरऑल। सो बट आई वुड से कि वो प्री रिक्विजिट नहीं है। जैसे आई हैव सो मेनी डिफरेंट जूनियर्स इन जीएमसी नागपुर में, इतने सारे लोग के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, हाँ एंड आई हैव बिन गाइडिंग देम, जैसे 2019 बैच, आई हैव बिन गाइडिंग देम सिंस आई क्रॉस फर्स्ट ईयर। या सो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि यू हैव टू टेक रैगिंग टू डेवलप अ गुड रिलेशनशिप, सॉरी। तो आई मीन इट डज हैपन लाइक दैट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा जैसा रहा है कि हुए हैं एक दो इंसिडेंसेस, बट उस समय मुझे ऐसा लगता है कि वो इट वाज नॉट मोर देन, रैगिंग पर्टिकुलरली नहीं हुई है मेरी कभी, बट इट वाज मोर लाइक अ मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट ऑफ बिटवीन मी एंड कपल ऑफ सीनियर्स। या सो ओवरऑल तो इट वाज वेरी प्लेजेंट, एंड मैं तो आज तक किसी जूनियर की कोई भी तरीके से रैगिंग नहीं लिया हूँ। मैं इनफैक्ट आई डोंट इवन मेक देम कॉल मी सर और भाऊ, बिकॉज यार तुम्हारी मर्जी है, तुम मुझे अनुज बोलो, बिकॉज मैं तुमसे 2-3 साल ही बड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फुल पेशेंट्स ही डायग्नोस कर रहा हूँ मेरे क्लिनिक में और मैं दवाइयाँ ही दे रहा हूँ उनको। क्या मुझे थोड़ी 1-2 सब्जेक्ट ज़्यादा पता है तुमसे, और जस्ट बिकॉज आई वॉज बॉर्न 2 years बिफोर यू, दैट डजंट मीन कि मुझे तुम्हें पूरा ही भगवान जैसे ट्रीट करना पड़ेगा। सो ये है मेरा सर, यार ये जो पर्सनल आपने ओपिनियन। लास्ट लाइन बोले ना सर, ये मैं पहली बार, लिटरली पहली बार किसी सीनियर से सुन रहा हूँ कि वो एक्चुअल में ऐसा बोल रहा है, सच में। नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं तो बिलीव ही नहीं करता। मतलब क्या, मैं 2000 में बॉर्न हुआ, तुम 2002 में बॉर्न हुए, सो व्हाट, सो व्हाट। अगर तुम मेरी जगह पे होते तो इट माइट भी हैपन कि तुम मेरे से बेटर स्कोर करो, सो तब फिर हम झगड़ा करेंगे क्या? नहीं ना। सो हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, और मतलब जस्ट मतलब डांटो वाटो तुम अपने जूनियर्स को, बट ओनली इफ दे मेक अ मिस्टेक, यू गाइड देम ऐसे इन अ वे कि वो मिस्टेक करे ही ना इन द फर्स्ट प्लेस। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ ज़्यादा। सर, आपने कभी ऐसा इंट्रो लेने का कोशिश की है? नहीं रहे, कोशिश भी नहीं किया मैंने तो। मैं अच्छा। मैं चाहता हूँ तो यूजुअली लोग मतलब मुझे खुद से ही अप्रोच करते हैं जूनियर्स, एंड दे टॉक टू मी। बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, सब लोगों से इन माय कॉलेज स्पेशली, क्योंकि ऐसा होता है कि मैक्सिमम ऑफ देम हैव ऑलरेडी वॉच्ड माय वीडियोस ड्यूरिंग द नीट प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। तो मैंने इंट्रो तो कभी नहीं लिया। मैं इंट्रो कैसे लेता हूँ, हाँ नाम क्या है या कहाँ से हो, बस हो गया, दैट्स इट। या सर, सो नेक्स्ट चीज मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आपका एक यूट्यूब चैनल है एंड इट्स मतलब फेमस ही है, बहुत फेमस है। तो सर मतलब आपके टीचर्स का क्या रिएक्शन होता है इस पे? जैसे टीचर आ रहे हैं तो मतलब हम ये मान के चलते हैं ना कि टीचर भी ऐसे ऐसे नहीं कि वो यूट्यूब नहीं चलाते होंगे और वो वीडियो तो दिखती होगी, तो सर उनका क्या रिएक्शन होता है आपसे, आपके? यार बहुत ही सही होता है जब ऐसा होता है ना। तो हाँ। ऑलमोस्ट हर पोस्टिंग में जहाँ पे भी मैं गया हूँ, अच्छा। टीचर्स तो मिले ही है मुझे, मतलब प्रोफेसर्स एंड जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो तो मिले ही है, बट मोर देन दैट आई वुड से जो रेसिडेंट्स होते हैं, सीनियर एंड जूनियर रेसिडेंट्स, हाँ। वो लोग मुझे ज़्यादा पहचानते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर यंगर जनरेशन, राइट? Yeah. एंड मेरे जो वीडियोस होते हैं दे आर टारगेटेड टूवर्ड्स अ यंगर क्राउड, आई वुड से, नॉट द ओल्ड क्राउड। हाँ। सो मतलब ऐसा होता है कि मैं जो भी पोस्टिंग में जाता हूँ, आई डेफिनेटली मीट अ लॉट ऑफ रेसिडेंट्स ओवर देयर। उनसे ऑलमोस्ट जब भी आई एंटर डिपार्टमेंट देयर इज ऑलवेज लाइक अ फ्यू पीपल हु नो मी, सो आई टॉक टू देम, बहुत अच्छे से बातें होती है। सम ऑफ देम हैव टोल्ड मी कि तुम्हारे वीडियोस देख के मैंने जीएमसी नागपुर लिया रेसिडेंट्स। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, एंड स्पेशली अगर प्रोफेसर्स मुझे रिकॉग्नाइज किए तो वो यूजुअली फिर लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पीडियाट्रिक्स वी हैड अ प्रोफेसर, ओके, सो ही इज़ एन एक्सेलेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, वेरी गुड डॉक्टर। सो रैंडमली मतलब मैं वार्ड से निकला एंड देन ही वाज आल्सो वॉकिंग, सो वी सॉ ईच अदर इन द कॉरिडोर एंड ही जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, और अनुज कैसे हो, आई वॉच्ड योर वीडियोस, मुझे अच्छे लगते हैं वगैरह वगैरह। माई सन ऑल्सो वॉचेस योर वीडियोस, उसे भी अच्छे लगते हैं। तो मैं बोला यार थैंक यू सो मच सर, बिकॉज मतलब जब भी वी यू नो मेक वीडियोस वी डोंट एक्सपेक्ट कि इट वुड मतलब हम बस व्यूज़ देख लेते हैं, कमेंट्स देख लेते हैं, बट इट एक्चुअली डज अफेक्ट समबडीज़ पर्सपेक्टिव, समबडीज़ लाइफ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मिलके, एंड नोबडी हैज़ एवर यू नो ट्रीटेड मी in a wrong way just for making videos. They have always appreciated, they have always supported.
So that is one of the things I find great about GMC. सर और आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन होता है? जैसे वो लोग सपोर्ट तो करते ही होंगे बट ऐसे मजा लेते होंगे ना बिल्कुल। कि और यूट्यूबर आ गए ऐसे कुछ कुछ करके। नहीं यार, मेरे फ्रेंड्स ना बहुत ही अच्छे हैं, तो ऐसा मुझे आज तक किसी ने भी नहीं बोला यूट्यूबर आ गया वगैरह वगैरह। सो फॉर देम मतलब ऐसा है कि आई डोंट मतलब दे डोंट इवन बॉदर दैट आई हैव अ यूट्यूब चैनल एंड आई हैव इंस्टाग्राम पेज। दे डोंट बॉदर, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन व्हाट वी हैड बिफोर आई हैड अ चैनल एंड व्हाट वी करंटली हैव। एंड लाइक it's a pure kind of friendship, I would say. And I'm very lucky to have those friends कि इतने अच्छे मुझे दोस्त मिले. So ऐसा कभी नहीं हुआ कि they have asked me about how much money I'm earning or how I कैसे YouTube channel बनाते हैं and all of that. They just don't bother. Simply अच्छा, put, ये कि बहुत अच्छा it लगा doesn't सर सुन affect के। them. वही. So I'm very happy about that, and definitely जब whenever they see a video, they do comment on it still, and they do share it whenever they feel it is necessary. तो यार काफ़ी अच्छे लोग हैं, मैं बहुत लकी कंसिडर करता हूँ कि कॉलेज में आके मतलब इतनी अच्छी फ्रेंडशिप बना लेना इज़ डिफ़िकल्ट. सो आई एम लकी कि इन दैट एस्पेक्ट कुछ अच्छा हुआ है. या सर बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते रहते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, तो इसलिए मैं सोचा पूछ लेते हैं। सही है, मतलब दे आर एक्साइटेड. मैं उनको जब बताता हूँ कि अरे ऐसा ऐसा कुछ प्लान है, तो बोलते हैं सही है चलो देखेंगे, बट वो फिर एक सेकंड बाद ही मतलब वो टॉपिक क्लोज हो जाता है. अच्छा। हाँ. सर नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो चीज़ आपने पहले ही अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट पूछूंगा। आपने कई बार अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे यूट्यूब के साथ अपनी स्टडीज़ मैनेज कर लेते हैं। मैंने सारे वीडियोस देखे हैं लगभग। सर अरे बाप रे, थैंक यू यार फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज इट रियली मीन्स अ लॉट. या सर तो मतलब आप बताओ कि एक्चुअल में आप अपने मेंटली उसको कैसे मैनेज कर लेते हैं। आपने ये भी बताया कि पर्टिकुलर उसका टाइम टेबल होता है, मैंने एक वीडियो देखा आपका, आपने टाइम टेबल बनाना एक चीज होती है, आपने बोले कि सारे सिमिलर टास्क को एक करो, उससे एक टास्क जैसे कॉलिंग हो गया, शूटिंग हो गया, एंड मतलब आपने एग्जांपल दिए थे, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, आपने बोले थे कि सबको एक कर लो, बट सर फिर भी आप जैसे एक दो चीज में, एक दो लाइन में उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि कैसे आप खुद को मैनेज कर लेते हैं, टाइम भी मैनेज, Sure. तो आप क्या कहना चाहेंगे? Yeah, so see, the best thing that I feel about my channel is it is complementary to my studies and it is not competitive to my studies. या सर आपने ये चीज बोले है, मैं सुना था वही, इसके पहले। राइट. सो कॉम्पिटिटिव इन द सेंस कि अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे फिर यूट्यूब वीडियोस बनाने बंद कर देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ मैं उससे कंटेंट जनरेट कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट माय ऑडियंस लव्स टू वॉच. जैसे तुमने भी कभी स्टडी विथ मीज देखे होंगे मेरे पुराने वाले, राइट? सो वो एक चीज़ हो गई. तो कुछ वीडियोस तो ऐसे होते कि आई जस्ट कीप ऑन डूइंग माई ओन थिंग एंड द वीडियो इज़ जस्ट मेड, ओके. तो ऑब्वियसली थोड़े से कैमरे प्लेसमेंट्स और शॉर्ट स्पॉट्स का उस समय लोकली ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो इट इज़ प्रोबेबली नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, जैसे टू मेक स्टडी व्लॉग्स और टू मेक स्टडी विथ मी एग्जाम सागा व्हाटएवर, ठीक है. डिफ़िकल्टी तब आती है यार जब ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोज़ जो होते हैं तब बनाना. सो आई पर्सनली डू वन थिंग कि आई फर्स्ट ऑफ ऑल डेलीगेट द वर्क, मतलब कि जो भी काम मेरे से बेटर कोई और कर सकता है, आई गिव दैट टास्क टू देम. सो फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट राइटिंग, राइट? तो स्क्रिप्ट राइटिंग को कोई भी स्क्रिप्ट अगर तुम अच्छी लिखना चाहो 10 पेजेस की, अगर तुम 10 पेज की स्क्रिप्ट लिखोगे तो आई विल बी एबल टू मेक अ 10-minute वीडियो आउट ऑफ इट, ऐसा मैं सोचता हूँ. सो इट टेक्स लाइक 5-6 आवर्स टू मेक, बिकॉज उसमें रिसर्च, तुम्हारे खुद के वर्ड्स, सब कुछ होना चाहिए. सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इट टू समबडी हु इज़ अ रिसर्च असिस्टेंट एंड अ स्क्रिप्ट राइटर फॉर मी. तो गो ओवर द रिसर्च, मुझे लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, बेसिक स्टोरी लाइन बना के मिलती है, एंड देन मैं उसमें मेरा टच लगाता हूँ कि मुझे ये चीज़ें चाहिए / ये चीज़ें नहीं चाहिए, एंड मुझे इस वजह से इस वीडियो को प्रेजेंट करना है. सो मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग का काम बहुत कम हो गया, राइट? द नेक्स्ट विच बिग थिंग विच ट्रबल्स इज समथिंग कॉल्ड एज वीडियो एडिटिंग. तुम्हें अच्छे से पता होगा वीडियो एडिटिंग कितना डिफिकल्ट होता है. स्टार्टिंग में जब रिसोर्सेस गेयर नहीं रहता तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो आई जस्ट हायर एडिटर्स, एंड मतलब एक एडिटर तो मेरा परमानेंट टाइप ही है, तो उसको मैं दे देता हूँ, एंड ही डज द वर्क, एंड ही इज़ सो एक्सपर्ट बाय नाउ कि I don't even need to explain him much कि ऐसा कट्स करना है, whatever, he just does it by himself.
सो एसेंशियली मेरा जो काम है इट इज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द आइडिया, स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसर्चिंग, फिल्मिंग अ वीडियो एंड वीडियो एडिटिंग टू जस्ट फिल्मिंग अ वीडियो एंड सेंडिंग इट, थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट राइटिंग. So my work has decreased dramatically just because I am delegating the work to somebody who can do it better. So इससे मेरा काफ़ी सारा टाइम फ्री अप हो जाता है. एंड सेकेंडली आई ग्रुप टुगेदर थिंग्स, जैसे मैंने तुम्हें बताया था. सो लेट्स से आई वांट टू राइट स्क्रिप्ट्स, तो लिटरली इन द लास्ट वीक ऑल आई हैव बीन डूइंग इज राइटिंग स्क्रिप्ट्स. सो मैंने अराउंड 6 स्क्रिप्ट्स लिखी है अलग अलग. एंड इन दिस वीक आई विल बी फिल्मिंग लाइक 2 वीडियोज़ पर डे. सो इन 3 days माई 6 हफ्तों का काम विल बी डन, राइट, एंड द एडिटर विल अपलोड दैट. सो अब लाइक 6 हफ्तों का काम तुम अगर विद इन हार्डली 10 days निपटा रहे हो, सो दैट इज़ प्रोडक्टिविटी. तो क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा यील्ड हो रही है. सो आई थिंक दैट इज़ हाउ आई मैनेज एवरीथिंग, बाय डेलीगेटिंग द टास्क्स, एंड सेकेंडली बाय प्लानिंग आउट, एंड थर्डली बाय डूइंग इट मोर एफिशिएंटली. वो मैं 6 वीडियोज़ हर एक दिन में भी शूट कर सकता, बट बाय शूटिंग 2 वीडियोज़ अ डे इट इज़ सेविंग मी टाइम. तो सर ज़्यादा डिटेल में बता दिया मैंने. नहीं सर, ये बहुत अच्छा लगा सुन के. सर ये तो आपने बात की अभी की. सर जब आपने स्टार्ट किए थे अपना यूट्यूब चैनल, तो उस समय भी यही सीन था क्या? नहीं यार, स्टार्टिंग में तो लॉकडाउन था, तो मैंने एडिटर्स एंड स्क्रिप्ट राइटर्स तब रखे जब लॉकडाउन हट गया था एंड मैं 3rd ईयर में चले गया था. बिकॉज जब मैं 3rd ईयर में गया तभी मुझे फील हुआ कि कॉलेज के साथ डिफिकल्ट है ये सब मैनेज करना, बिकॉज लॉकडाउन में कॉलेज नहीं जाना होता था, तो तब मेरे पास ये टाइम था सब करने का. सो जैसे ही मैं कॉलेज में गया, आई हायर्ड पीपल एंड देन स्टार्टेड द डेलीगेशन वाला वर्क. तो सर उस समय उसके पहले के समय आप कैसे मैनेज कर लेते थे? उसके पहले के समय लॉकडाउन था, राइट. तो लॉकडाउन के समय तो पूरे दिन घर पे हो. सो जब घर पे हो तो पढ़ने का उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि कॉलेज है नहीं तुम्हारा 8 घंटे का. 8 घंटे है ना, 33% ऑफ योर डे होता है. सो योर डे इज़ ऑटोमेटिकली फ्रीड अप. तो उसमें तो ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैनेज करने का कभी इशू आया है. सो वॉट एवर आई डू, मैं लिखता था स्क्रिप्ट्स, कभी कभी दिन भर लिखता था, और कभी कभी फिल्म करता था. एक ही वीडियो एक दिन में एडिट करता था दिन भर बैठ के. तो 3 दिन में एक वीडियो बना के अपलोड करो और फिर 3 दिन अच्छे से पढ़ाई करो. सो समथिंग लाइक दैट. सर आपको कभी मतलब इस चीज़ से स्ट्रेस आया होगा, इस चीज़ से लेके कि अभी भी आ सकता है, अभी भी आया होगा या फिर इसके पहले भी, और आया तो आपको कैसे मैनेज कर लेते थे, स्पेशली यूट्यूब और स्टडी से मिलके जो स्ट्रेस आता है? स्ट्रेस यार मुझे सिर्फ आई थिंक 2 या 3 बार आया है. वो भी कब आता था, जब जैसे आई हैव माई फाइनल एग्ज़ाम्स, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स जब आती थी, एंड तब अगर लेट्स से कुछ यूट्यूब का इशू हो रहा है, जैसे वीडियो नहीं बना हुआ है या कुछ एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सो तब आया था स्ट्रेस. बट अदरवाइज तो नहीं आया, बिकॉज सिस्टम एफिशिएंटली चलता है. वीडियोज़ आर ऑलरेडी शॉर्ट. जैसे इस हफ्ते मतलब जो अभी नेक्स्ट संडे को रिलीज़ होगा, वो वीडियो ऑलमोस्ट बन चुका है. सो वी आर ऑलरेडी 1 वीडियो अहेड, ठीक है. तो ऐसा जैसे डरना नहीं होता है कि अभी इस हफ्ते कुछ नहीं किया तो अपना वीडियो जाएगा नहीं लाइव चैनल पे. सो स्ट्रेस तभी आया था, बट क्या डील किया उसको उसी समय. एंड मेरे को याद है माइक्रो के पेपर के पहले भी मैं एडिटिंग कर रहा था. आपने सर वीडियो में बताए थे, याद है मुझे अच्छे से. ENT के पेपर के दिन एडिट कर रहा था, पेपर के एक दिन पहले. एंड लास्टली ऑब्स गायनेकोलॉजी के ऑब्स्टेटिक्स के पेपर के 2 दिन पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. तो होता है, बट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर तुमको एक्स्ट्रा वर्क भी डालना पड़ता है उसके पीछे. एग्जैक्टली. ओके सर, आपके वीडियो में जैसे कमेंट्स आते हैं, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं कि थैंक यू भैया, आपने आपसे इंस्पायर होकर मैं कर रहा हूँ. नॉट जस्ट मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट, IIT वाले भी इसमें डालते हैं. तो सर आपको वो सब कमेंट पढ़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. मतलब मुझे इतनी मज़ा आती है कमेंट्स पढ़ के कि मतलब जब भी मुझे टाइम मिले, मतलब इट्स वेरी इजी फॉर मी टू गेट लॉस्ट इन द कमेंट्स कि बस दिन भर बैठ के स्क्रॉल करते रहो, कमेंट्स पढ़ते रहो. बट आई ट्राई टू अवॉइड दैट बिकॉज उससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है. बट आई लव रीडिंग द कमेंट्स. जो भी मैं रीड कर पाता हूँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मतलब और मैंने ऐसा देखा है कि मेरे पास हेट कमेंट्स ऑलमोस्ट 0 है. जैसे होता है एक हफ्ते में एक आध बंदे ने कुछ बोल दिया है, या कभी कभी एक महीने में एक आध कमेंट आ गया तो आ गया. एंड लाइक टू डिसलाइक रेशो भी बहुत ही कम है. लाइक लेट्स से इफ अ वीडियो हैज़ 25,000 लाइक्स, उसको
10 डिसलाइक्स हो गए, अच्छा। सो मतलब इट प्रिटी मच डजंट इवन अफेक्ट मी एनी मोर। सो इट इज़ रियली रियली इट जस्ट रियली मेक्स मी हैप्पी कि इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एंड यार बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं तो कभी कभी इतना सोच में पड़ जाता हूँ कि कैसे इतने सारे लोग आ गए एंड मैं तो सिर्फ ऐसे ही वीडियो बना रहा था मेरे रूम में बैठ के और नहीं सर, बट आई एम रियली ग्रेटफुल क्योंकि फॉर सर एवरीबॉडी हु मैं भी देखता था ना, मुझे क्वालिटी मिलती थी, ऐसा कुछ सीखने मिलता था सर, वही है। हाँ सर, थैंक तो यू यार। सर जो डिसलाइक्स आते हैं जैसे आपने अभी पॉइंट आउट करा है, तो आपने एक वीडियो में भी बताए थे इस बारे में, तो सर मैं फिर से एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ कि उस चीज को आप कैसे, उस चीज मतलब मेंटली कैसे हैंडल करते हो खुद को, अगर डिसलाइक आ गया या फिर किसी ने कुछ बुरा कमेंट कर दिया तो? श्योर कभी कभी कुछ कुछ होता है, मतलब स्पेशली जब आप बहुत छोटे क्रिएटर हो, जैसे लेस देन 1000 सब्सक्राइबर्स, 20,000 सब्सक्राइबर्स। हाँ। तो आई कंसिडर, मतलब इन क्रिएटर्स को हम नैनो क्रिएटर्स बोलते हैं इन द ब्रॉड क्रिएटर। अगर तुम ये देखो तो नैनो क्रिएटर्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी होती है इन सबको हैंडल करने में, बिकॉज दे हैवेंट एक्चुअली, मतलब उनको लगता है कि एक दो कमेंट से या एक दो इससे मेरे पूरे चैनल का हार्डवर्क ख़त्म हो गया, कि ये लोग मुझे सब लोग डिस्ट्रॉय करने वाले अभी। सो मतलब तभी डर काफ़ी रहता है। तो ऐसा है कि सीन, मतलब डोंट लेट इट गो टू योर हेड। मतलब मैंने एक बहुत अच्छा कोट सुना था कि द पर्सन हु इज़ क्रिटिसाइजिंग यू रॉन्गली विल ऑलवेज बी डूइंग लेस दैन यू इन देयर लाइफ। मतलब समझ रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो डोंट टेक इट टू योर हेड, जस्ट नो दैट तुम एफर्ट्स डाल रहे हो, करो। ऑब्वियसली कुछ लोग तुमको हेल्प करेंगे, कुछ लोग तुमको नीचे खींचेंगे। फोकस उन पे करो जो तुम्हें हेल्प करते हो, उनके साथ रहो, एंड तुम बहुत बहुत आगे जाओगे, प्रोग्रेस करोगे। एंड कभी कभी होता है मेंटल ब्रेकडाउन, बट बस वही लाइफ है, वो तो होना ही है। तो डील विथ इट, मूव ऑन, मेक द नेक्स्ट वीडियो, पब्लिश इट, कीप गोइंग, डोंट स्टॉप। थैंक यू सर, ये एडवाइस बहुत ज़रूरी था शायद मेरे लिए। सर Right. आपको क्या लगता है अब तक का आपके चैनल पे फनीएस्ट कमेंट कौन सा रहा? आपको कुछ याद? आई वॉन्ट टू मैरी यू करके जब कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे पर्सनली बहुत फनी लगता है। मतलब वाह। तो आया है, सब कई बार आया है, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ फिर उस कमेंट का, और फिर मैं मेरे फ्रेंड्स वाले ग्रुप पे भेजता हूँ, फैमिली वाले ग्रुप पे भेजता हूँ कि देखो ऐसा हुआ है सीन। अच्छा। सही है। सर क्या लगता है कोई सही तो एकदम वियर्डेस्ट कमेंट कौन सा था अब तक का? वियर्डेस्ट कमेंट तो यार पता नहीं है, मुझे याद नहीं है, बट मतलब आते रहते हैं यार, ऐसे ऐसे स्पेसिफिक तो मेरे को कुछ याद नहीं है कि कौन सा वियर्डेस्ट था कि कौन सा अच्छा था। बट होता है ऐसे, हर बार ही होता है। अच्छा सर, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल, और उन्होंने मतलब क्या उनकी रोल था आपके इस यूट्यूब के पीछे? वो बहुत ही फैसिनेट हो गए थे जब मैंने उनको वीडियो का लिंक भेजा। तो तब एक्चुअली उस ज़माने में प्री कोविड एंड प्री जियो एरा, मतलब जियो के तो बाद ही किया मैंने शुरू। तो प्री कोविड जो एरा था उसके पहले यूट्यूब इतना प्रेवेलेंट नहीं था जितना आज है, क्योंकि यूट्यूब तब मतलब एक्चुअली ग्रो किया लॉकडाउन में, जब सभी लोग घर पे टाइम पास कर रहे थे। तो मतलब मेरे पेरेंट्स एज सच यूट्यूब वगैरह बिल्कुल ही नहीं देखते थे। मतलब मम्मी शायद देखती थी, बट पापा तो बिल्कुल ही नहीं देखते थे। सो जब मैंने शेयर किया तो मैं बताया अच्छा ऐसे व्यूज़ होते हैं, फिर सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं, फिर देन दे एक्चुअली स्टार्टेड टू एक्सप्लोर कि ओके दिस इज़ यूट्यूब एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो लोग तो बहुत फैसिनेटेड थे कि चलो बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, खुद को बिजी रख रहा है, और दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। मतलब मेरे जो थंबनेल्स है वो पापा मुझे बहुत बार खींच के दिए, क्योंकि ऑब्वियसली अब कैमरे के पीछे और सामने तो दोनों एक जगह तो नहीं रह सकता ना मैं। सो उन्होंने बहुत सारे थंबनेल्स क्लिक किए। मतलब मेरी मॉम ने भी बहुत हेल्प किया मुझे, ऑलवेज सपोर्टेड मी। मुझे छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स होते थे उस पर मतलब बहुत चीयर अप किया। और मतलब कभी कभी होता है वीडियोस अच्छे नहीं चलते हैं, तो मतलब मेरा भी मूड उस दिन अच्छा नहीं रहता था। तो मतलब काफ़ी सपोर्ट वाला एनवायरनमेंट रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और मैं बहुत लकी भी कंसिडर करता हूँ मेरे को इस एस्पेक्ट में, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके पेरेंट्स ऐसे ही बोलते हैं ये क्या टाइम पास कर रहा है, कुछ और कर। माय पेरेंट्स जस्ट आर लाइक कि चलो बढ़िया है, नेक्स्ट वीडियो कब डाल रहा है, क्या टॉपिक सोचे, कैसा शुरू है। अभी भी माय पेरेंट्स रीड मोर कमेंट्स देन आई रीड, एंड दे आर मोर अपडेटेड कि कितना क्या चालू है, सब्सक्राइबर्स वगैरह कैसे है। तो इट इज़ रियली फैसिनेटिंग। मतलब वो बहुत खुश है, और मतलब मैं भी बहुत खुश हूँ उनके कारण।
सर आपको क्या कुछ याद है क्या कि आपकी पहली वीडियो कौन सी वायरल गई थी, ऐसा कुछ? हाँ, मुझे याद है, एग्जैक्टली मुझे याद है। सो एक मेरे चैनल पे वीडियो है, हाउ आई मेमोराइज्ड एंटायर बुक्स करके उसका टाइटल है। हाँ एंड हाँ। इन दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट एक्टिव रिकॉल। तो अच्छा। मैं बताता हूँ कि कैसा हुआ था। हाँ। मैं ऐसे ही रैंडमली टेरेस पे चले गया और मैंने टेरेस पे वन शॉट में वो वीडियो बनाई 15 मिनट्स की, एडिट करके 10 मिनट्स की अपलोड की। अच्छा। एंड फॉर नो रीज़न, मुझे पता नहीं आज तक उसका क्या रीज़न, अच्छा थंबनेल, अच्छा टाइटल, वॉट हाँ। इट जस्ट टुक ऑफ। ठीक है, उस समय मेरे चैनल के हो गए आई थिंक 5000 सब्सक्राइबर्स, और मैं लास्ट पकड़ लो तुम 1 साल से अपलोड कर रहा था, 5000 सब्सक्राइबर्स ही हुए थे। मैं बहुत खुश अच्छा। था। हाँ। एंड अचानक से वो वीडियो के विद इन 3-4 डेज 1 लाख व्यूज़ हो गए। ओह। तो मैं तो पूरा शॉक्ड था कि अरे बाप रे, 1 लाख व्यूज़ कितने ज़्यादा हो जाते हाँ हैं। एंड सर। उससे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स गेन हुए। एंड हाँ। फिर कंटिन्यूसली मैंने लगातार वैसे ही वीडियोस डाले जो उन सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छे लगे। तो अच्छा। उससे तुरंत एक कम्युनिटी फॉर्म हो गई विद इन अ फ्यू वीक्स ओनली। हम्म। एंड फिर वही लॉकडाउन लग गया तो और शेयर किया लोगों ने एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक वो जो एक वीडियो था हाउ हाँ मेमोराइज एंटायर बुक्स वाला, वो था मेरा फर्स्ट प्रॉपर वायरल जो वीडियो बोले जिससे टेक ऑफ हुआ चैनल। हाँ। उसके अलावा तो वायरल बहुत सारे हुए उसके बाद से। मतलब एक वीडियो था जिसको 1 मिलियन विद इन 5 डेज हो गए थे। तो वाओ। होता है ऐसा, बट रेयर होता है वो अच्छा हाँ। अच्छा लगता है, होता है तो। अच्छा। सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि श्योर। आप अपनी सारी पढ़ाई की जितनी भी जर्नी है सब शेयर करते हैं यूट्यूब पे, सारी आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं। तो सर आपकी पढ़ाई में आपने ऐसा भी कहा कि आपके 2 सब्जेक्ट को कुछ छोड़ के मैक्सिमम सब्जेक्ट में आपने सभी सब्जेक्ट में आपको डिस्टिंक्शन मिला है, आपने कैसा वीडियो में बताए थे। सर आपको मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप एक या दो लाइन में इस चीज़ का आंसर कीजिए कि आप अपने पढ़ाई का स्टेमिना विद एक्सेलेंस एंड ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं। सर एक या दो लाइन में अगर आपको इसका आंसर देना तो क्या बस बोलेंगे? consistently studying every day and not caring about what others are studying, बस अच्छा। यही है। ओके। ओके सर, सो आगे बढ़ते हैं। सर आपने आपकी जो हम यूट्यूब पे जर्नी देखते हैं, लाइव देखते हैं, आप मैक्सिमम अपने इंस्टा पे भी शेयर करते हैं और यूट्यूब पे भी। सर आप जो बताते हो वो एक मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत बहुत मतलब बहुत हेल्पफुल होता है। तो सर ये थैंक उसी यू यार। इंसान से निकल के आ सकता है जब मुझे लगता है आप खुद में उसको ट्राई करते हो तभी आप बताते होंगे, ऐसे ब्लाइंडली राइट। तो नहीं बताते होंगे। सर नहीं, आप ब्लाइंडली तो मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। या सर आप ये चीज अपनी लाइफ को इतनी सॉर्टेड कैसे रखते हैं? ये यार मुझसे ऐसा लगता होगा बाहर से कि बहुत सॉर्टेड है, बट केओस है, ऑब्वियसली केओस बहुत है। बट मैं इसलिए वो केओस वाला पार्ट यूट्यूब पे शो नहीं करता बिकॉज उससे तुम लोग का टाइम वेस्ट होगा। या सो व्हाई शो दैट पार्ट, राइट? शो द हाँ। पार्ट विच इज गोइंग टू हेल्प। अगर मैं ऐसे सोचता हूँ, इफ आई वेस्ट 1 मिनट ऑफ 1 पर्सन एंड 7,50,000 लोग का 1 मिनट वेस्ट हो गया, आई वेस्टेड 7,50,000 मिनट्स या ऑफ द वर्ल्ड। Yes, तो वो sir. कहाँ से वापस लाएंगे, राइट? तो पुट ओनली द थिंग्स, आई पर्सनली पुट ओनली द थिंग्स विच एक्चुअली ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। तो सॉर्टेड तो नहीं रहता। मैं बता रहा हूँ कि सॉर्टेड अच्छा। हर समय नहीं रहता है, कुछ समय रहता है जब रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। कॉलेज का कुछ काम रहता है, घर पे कुछ चालू रहता है, अच्छा। अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बट यार बस वही है कि कंसिस्टेंटली तुम करो, और तुम्हारा अगर प्रायोरिटी है कि तुम्हें अच्छा वीडियो बनाना है या तुम्हें कुछ स्टडीज़ में अच्छा करना है, तो उसके पीछे तुम एफर्ट्स डालते रहो, वो चीज़ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। ओके सर। सर ये चीज़ मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछना चाहूँगा कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं अपने लाइफ को लेके, ये करे या फिर किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। एक क्लैरिटी नहीं होती है सर, मतलब मैक्सिमम लोगों के लाइफ में। तो सर आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप सर इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि क्लैरिटी होगी, आपका एक प्रायोरिटी सेट होगी कि YouTube को इतना टाइम देना है, पढ़ाई को इतना टाइम देना है, विद फैमिली एंड ऑल। आप ये सर क्लैरिटी कैसे लाते हैं कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, इस पे आप क्या कहना चाहिए? राइट। एज फार एज मतलब पढ़ाई इज़ कंसर्न, मेरी नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी तो वही रही आज तक कि आई शुड स्टडी एज मच एज पॉसिबल। मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है एंड मतलब मेरा ऐसा सपना है कि मुझे बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनना है जो सब कुछ हेल्प कर सके पेशेंट्स को, और मतलब मेरा ऐसा सपना है, बचपन से ही है। तो मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी तो ऑलवेज वही रही है कि पढ़ाई करो। तो अगर मेरी पढ़ाई हो जाती है उसके बाद ही मैं कोई भी और चीज़ करता हूँ।
एंड मेरी यूट्यूब की प्रायोरिटी मैंने ऐसे सेट की कि आई हैव पुट अ लिमिट कि अपन एक हफ्ते में एक वीडियो बनाएंगे, राइट। तो मुझे पता रहता क्योंकि संडे अप्रोच करने वाला है, सो वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्लान कि इस हफ्ते ऐसा ऐसा फिल्म करके एडिट करके वी शुड मेक इट रेडी। तो उसके हिसाब से मेरी प्रायोरिटीज़ फिर मैं अरेंज करता हूँ। क्लैरिटी के लिए तो मतलब मेरा वो ये क्लियर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल यूट्यूब पे एक वीडियो डालना है हर वीक। तो इन दोनों से प्रायोरिटी सेट हो गई एंड अरेंज एवरीथिंग एल्स अकॉर्डिंगली। सर आप कभी YouTube के कारण डिस्ट्रैक्ट हुए हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ मतलब देखते देखते कई बार हुआ हो, कभी कभी शॉर्ट्स में घुस जाते हैं और वो चलते ही रहता है फिर 1 घंटे तक के, तो ऑफ कोर्स हुआ है। बट कभी ऐसे नहीं कि मैं तो तब मतलब जब एग्जाम्स वगैरह होते थे तो हम लोग तो सब यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह सब इंस्टॉल कर देते हैं। आई ओनली ओपन इट ऑन माई लैपटॉप ओनली टू पोस्ट वीडियोज़ एंड टू रिप्लाई टू कमेंट्स। तो ऐसा एग्जाम्स के समय तो कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ मैं। अच्छा, और सर जैसे आपको अपने YouTube के खुद के चैनल के प्रति कभी डिस्ट्रैक्शन आया क्या, कि कभी आप ज़्यादा नहीं। मतलब इन्वॉल्व हो गए ज़्यादा वीडियो बनाने में, ऐसा कभी? नहीं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। ओके सर, तो और नेक्स्ट चीज, अब दूसरा पॉइंट, हाँ। टॉपिक चेंज करते हैं। सर हाँ। आपके कॉलेज में कैसा माहौल है, जब स्पेशली जो जूनियर्स आते हैं, फ्रेशर बैच आती है, वो ऑब्वियसली 100 मतलब 99% लोगों ने तो आपका चैनल देखा ही होगा, तो उनका क्या रिएक्शन होता है सर, और उनकी कितनी इच्छा होती है आपसे मिलने की? मैं अभी रिसेंटली आई थिंक 22 बैच से मिला था कॉलेज में। अच्छा। तो इतनी मज़ा आई थी उनसे मिलके, बिकॉज वो सारे लोग ही मेरा चैनल देखते थे, सब्सक्राइब थे पहले से ही। एंड वो मिलके मुझसे बहुत खुश हुआ, एंड वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं हमेशा ही मिलने के लिए। मैंने नोटिस किया राइट फ्रॉम 20 बैच ऑनवर्ड्स, क्योंकि मेरा चैनल लॉकडाउन में ग्रो हुआ, सो एवरीबडी न्यू मी आफ्टर 2020 आई वुड से। सो आफ्टर 2020 तो आई वुड से कि एवरी बैच is really excited to meet me and I am also really excited to meet them। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मैं अगर मेडिकल स्क्वायर में रहूँ जहाँ पे हमारा कॉलेज है, तो वहाँ पे रास्ते पे भी इतने सारे लोग मिलते हैं, बिकॉज कैंपस में सब लोग घूमते ही रहते हैं। तो बहुत मज़ा आती है यार ऐसे सब लोगों से मिलके। मैं भी एक्साइटेड रहता हूँ, वो भी एक्साइटेड रहते हैं इक्वली। अच्छा सर, आपका जूनियर को गाइड करने का क्या अप्रोच होता है, इस पर 1-2 लाइन में क्या बताना चाहिए? मैं ये बोलूँगा, पहले मैं पूछता हूँ कि तुम कैसे पढ़ने वाले हो, तुम बहुत पढ़ते हो कम पढ़ते हो, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर आंसर ओनली आई गाइड देम। मैं ऐसे नहीं कि सब लोग को कंपलसरी यही बुक पढ़नी है, इसके बिना होगा नहीं। अरे सब लोग के बस की बात नहीं रहती यार। मुझे पता है मैं कुछ बुक्स नहीं पढ़ पाता, मुझे पता है कुछ पढ़ पाता हूँ, तो डिपेंडिंग ऑन देयर ओन लेवल मैं उनको गाइड करता। अच्छा, ओके सर, नेक्स्ट चीज़, अभी आपके प्रीवियस लाइफ पे थोड़ा जाते हैं। जब आप 7th क्लास में थे, तो आपकी लाइफ कैसी थी, मतलब आप तब भी मतलब क्या था सर? बहुत चिल थी। अच्छा। बहुत चिल थी यार लाइफ तभी तो। मतलब मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ता था, प्यूडीपाई की यूट्यूब वीडियोस देखता था स्कूल से आने के बाद। अच्छा। और मेरे फ्रेंड्स के साथ हर रोज़ क्रिकेट खेलता था मैं, शाम में 4 बजे से रात में 8:30 तक। हमारे इधर ग्राउंड्स पे लाइट लगा दी गई थी क्योंकि हम लोग इतना क्रिकेट खेलते थे। सो काफ़ी सही था। पढ़ाई तो ज़्यादा मैं करता नहीं था, 9th से पढ़ना शुरू किया आई गेस। तो 9th-10th में बहुत पढ़ा, उसके बाद तो बाकी सब छूट गया, पढ़ाई से रहेगी। अच्छा सर, आपने मेंशन किए थे अपने वीडियो में कि प्यूडीपाई आपके फेवरेट यूट्यूबर है सर। हाँ। उन्हीं से इंस्पायर होकर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उनसे मतलब प्यूड से इंस्पायर होके तो नहीं किया मैंने कुछ। मैंने उससे इंस्पायर होके सिर्फ बॉडी बिल्डिंग और वर्कआउट शुरू किया। उसके अलावा मैं प्यूड से इंस्पायर होके आई डोंट थिंक कुछ भी किया है लाइफ में। बट यूट्यूब चैनल तो मैंने ऐसे ही शुरू किया था बिकॉज मुझे खुद को एनाटॉमी पढ़ाना था, तो इसलिए। हाँ सर, आपका वो स्टार्टिंग के वीडियो थे ब्रैकियल फ्लेक्सर। राइट। अभी भी देखता है वो कुछ लोग। है सर, अभी भी देखा मैंने वो। सर आपने मेंशन किया अपने वीडियो में कि आपके स्टार्टिंग में आपका एक पैशन था, बोले थे आपने कि मैं पहले वीडियो बनाता था, फिर आपने अपनी जर्नी कंटिन्यू की, अपना पैशन कंटिन्यू किए फ्रॉम 2nd ईयर। सर पहले की वीडियो में क्या था ऐसा, मतलब क्या डालते थे आप? पहले के वीडियोस में मैं वही डालता था जो कमेंट्स में मुझे रिक्वेस्ट किया जाता था। हाँ, तो लेट्स से अगर कोई कमेंट में बोला बुक्स टू रीड इन फर्स्ट ईयर बता दो प्लीज़, तो मैंने उस पर वीडियो बना दिया। या किसी ने बोला कि GIT के आर्ट रेस पे बना दो वीडियो, तो बना दिया। पहले तो कुछ सेंस नहीं था क्या बनाना है कैसे करना है, बट जो कमेंट्स में आया वो मैंने बनाया बिकॉज वही उनको चाहिए था। एंड उस पर रिस्पॉन्स भी आया बिकॉज दैट इज़ वॉट दे वॉन्टेड।
फिर ग्रेजुअली एक पर्टिकुलरली मेरी आइडेंटिटी इन मतलब इवॉल्व हुई कि आई एम दिस टाइप ऑफ क्रिएटर और मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता हूँ। अच्छा। तो ऐसा है। हाँ, ओके। वो स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है उसको होने को। अच्छा सर, आप अभी मैं एक सॉरी सर, अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्लिनिकल पोस्टिंग जो होती है, आपने बहुत सारे वीडियो में हाँ। एक्सप्लेन करते हैं कि आप इस प्रकार से क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंड करते हैं। तो सर आप एक जूनियर को गाइड करोगे तो किस तरह से गाइड करोगे कि नहीं इस तरह से क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंड करना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम सेकेंड ईयर बोले तो? Okay, from second year, though, if you start attending clinical postings, just try to learn the basics of history taking, हाँ। एग्जामिनेशन, जनरल वाला एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली, सिस्टमिक एग्जामिनेशन तो तुम आगे चल के पढ़ने वाले हो। तो अगर तुमको सेकेंड ईयर में हिस्ट्री टेकिंग अच्छे से आ गई तो तुमको थर्ड ईयर से बहुत बेनिफिट हो जाएगा, बिकॉज सारे ईयर्स में फिर क्लिनिकली सब्जेक्ट्स है। तो सेकेंड ईयर में अच्छी बुक्स खरीदो हिस्ट्री टेकिंग की, जैसे आई थिंक हचिनसन इज़ अ वेरी गुड बुक, in fact Bulur is a very good book, so just take good books for history taking, and जो भी तुम सब्जेक्ट में जा रहे हो वहाँ पे इवन तो तुमको भगा भी रहे अगर वो डिपार्टमेंट से बोल के कि यहाँ पे क्यों आए हो, हम नहीं पढ़ाने वाले, तो nobody is going to, मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम वार्ड से बाहर जाओ। तुमको अगर उन्होंने बोल भी दिया कि हम पढ़ाने नहीं वाले, तुम वार्ड में रहो, वार्ड में पेशेंट्स देखो, खुद से जाके उनकी फाइल्स में पढ़ो क्या लिखा है, और उन पे जो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन तुमको आता है वो करके देखो। उससे ही तुम सीखोगे। अगर तुम थियोरेटिकली सोच रहे हो कि तुम सीख जाओगे हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तुमको पेशेंट्स पे ही करके देखना है। तो एटलीस्ट बीपी कैसे लेते हैं, पल्स लेना, जेवीपी, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, वाइटल्स, ये सब तो आ जानी चाहिए। हाँ हाँ सर, आप सीनियर को भी अप्रोच करते रहे होंगे कि मतलब कि आपके क्लिनिकल पोस्टिंग के समय कि आपको सिखाया? हाँ, ऑब्वियसली, यस। तो फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स तो तुमको सीनियर्स के पास ही जाना पड़ता है। कोई एक पर्टिकुलर सीनियर जूनियर रेसिडेंट ढूंढ लो, उनसे कांटेक्ट करो, अच्छे से रहो, उनके लिए कुछ कभी स्पेशल कर दो, उनके लिए कभी नाश्ता ला दो, कुछ कर दो, तो फिर तुम उनके नज़रों में आ गए तो वो तुमको पढ़ाएंगे फिर। अच्छा सर, क्लिनिकल पोस्टिंग में बहुत बार केस प्रेजेंट करने की बात आती है, आपने कई बार की होगी, इस चीज में बहुत बार किया, हाँ। इनिशिएटिव कैसे लेते थे सर, और किस लेवल तक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि नहीं सर आज मैं केस प्रेजेंट करके दिखाऊंगा, ऐसा कुछ? बस मतलब तुमको इनिशिएटिव लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सुबह 8 बजे वार्ड में पहुंच जाओ, 2 घंटा बैठ के सब लो, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन सब करो। स्टार्टिंग में 2 घंटे भी लगता है करने को, फाइनल ईयर के एंड पे तुम सब लोग 15 मिनट्स में करते हो ये सब चीज़ें। तो अच्छे से करो सब, और अच्छे से लिखो, एंड बस तो अच्छे से केस लो, एंड वहाँ पे जाके डायरेक्टली मैम को बोलो कि मैम मैंने केस लिया है, आप एक बार देख लो ये सही है क्या, या तुम्हारे जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं उनको बोलो कि ये केस लिया है मैंने, चलो मैम को बुला के लाते हैं, सर को बुला के लाते हैं, जूनियर रेसिडेंट या प्रोफेसर को बुलाओ, वो तुम्हारी हिस्ट्री सुनेंगे, तुमको बताएंगे ऐसा नहीं ऐसा लिखो, वो करेक्शंस करो, अगले दिन वापस रिपीट करो। जब तक तुम केस प्रेजेंट नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपको पूछा था स्टार्टिंग में कि आपके टीचर्स का क्या रिएक्शन होता है करके, सर एक चीज़ और मैं उसके रिलेटेड पूछना चाहूँगा कि वाइवा में कभी आपको ऐसा हुआ है क्या कि टीचर ने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करा है कि नहीं मैंने आपके वीडियो देखा, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत बार हुआ है। तो ऑब्जन गायनी का जो वाइवा था, यूनिवर्सिटी का नहीं, दूसरा वाला, यूनिवर्सिटी में तो अलाउड ही नहीं रहता है बात करना टू विद स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर पर्सनल लाइफ, तो अगर कोई होगा भी तो दे आर नॉट अलाउड टू टॉक। सो मेरा ऑब्जन गायनी का वाइवा जब था नॉर्मल अपने क्लास में, पोस्टिंग्स के बाद पोस्ट एंड में, तो उसमें मेरा पहले सादा वाइवा होता था, और उसके बाद मेरा यूट्यूब वाइवा होता था। तो उसमें मेरे को यही क्वेश्चंस पूछते थे, तुम कैसे करते हो, क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। अच्छा, तो वो डेफिनेटली हुआ है, बहुत अच्छा लगता था ऐसा होता था। तो ओके सर, सर कभी आप यूट्यूब के कारण ऐसे कहीं ऑकवर्ड सिचुएशन में आए हो क्या अपने कॉलेज वगैरह? कॉलेज में तो नहीं आया मैं एज सच, बट मैं बाहर आया हूँ, और तो बाहर ऐसे जैसे ही मतलब हम लोग ऐसे लंच करने बैठे थे सब लोग, मैं जस्ट फर्स्ट बाइट ली थी खाने की। तो लाइक ऐसे काफ़ी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आए एंड सब्सक्राइबर्स थे वो, सो उनसे मिला मैं, एंड मतलब उस समय मेरे को ऐसे खाना वाना सब छोड़ के आना पड़ा, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड था मेरे लिए। और एक बार ऐसा था कि मैं कोई मॉल के वॉशरूम में गया था, तो मुझे वॉशरूम में किसी ने पहचाना था, और मुझे मतलब वॉशरूम में मेरे से बात की थी वाइल हम दोनों लोग ये यूरिन स्टॉल पे खड़े थे। तो मतलब वो काफ़ी ऑकवर्ड था। एंड देन ही वाज लाइक एक फ़ोटो भी लेते हैं। मैं बोला यहाँ पे मत ले भाई फ़ोटो बाहर चल के लेते हैं अपन फ़ोटो।
अच्छा। हाँ ऐसा होता है। अच्छा। सर जैसे आपने रिसेंटली एक वीडियो डाला अपना आपका पेरिस हम्म। जब आप घूमने गए थे। सर हाँ पेरिस हाँ। में आपने तो सर वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन की है, हर चीज़ दिखाया। अब हम्म मैं सर कुछ डिफरेंट चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने सर हम्म पेरिस की ऐसे हेल्थ हॉस्पिटल्स वगैरह मतलब जाने की कोशिश हम्म। की है क्या उधर वगैरह, ऐसा कुछ या कुछ आपके नज़र में हो तो बताइए। ऐसा मैंने कोशिश तो नहीं की, बट हम लोग जहाँ पे एक बार रेस्टोरेंट में खाने गए थे तो उसके बाजू में ही एक पैथोलॉजी वाला ये था, तो वहाँ पे लिखा था बायोप्सी होती है, फ्रेंच में लिखा था उधर बायोप्स है और अच्छा। एफएनएस है ऐसा टाइप लिखा था, मतलब उस फ्रेंच लैंग्वेज में। हाँ। तो मतलब मुझे ऐसा हेल्थ केयर का उधर कुछ भी आइडिया नहीं है, बट वहाँ पे मुझे कुछ हॉस्पिटल्स दिखे थे। अच्छा। तो मैं ऐसे मतलब वहाँ पे ना सारी बिल्डिंग्स बहुत ही मतलब आर्टिस्टिक होती है, वहाँ पे सादी बिल्डिंग्स को ऐसे वहाँ पे स्काई स्क्रेपर्स बनाने को परमिट ही नहीं मिलता विद इन द, और मतलब जो सेंट्रल पेरिस है अपना, जो मतलब वॉल के अंदर है, वॉल है उधर एक काफ़ी बड़ी, उसके हाँ। अंदर में परमिशन नहीं है। डिज्नीलैंड वगैरह भी सब उसके बाहर ही बना हुआ है। तो अच्छा। अंदर का सिटी का उन्होंने एंशियंट लुक जो है वो प्रिजर्व किया है। तो वहाँ पे अच्छा। ऐसे जैसे अपने इधर हॉस्पिटल्स और एडवर्टीजमेंट्स होती है ना, वहाँ पे एक बिल बोर्ड नहीं, और ऐसा मतलब बिल बोर्ड इन द सेंस जो रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पे ऐसे कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं। फिर जब मेन अपना सिटी सेंटर वगैरह शुरू होता है तो उधर तो बहुत ही आने बहुत ही सही है वो एरिया, उधर सब है, न्यूयॉर्क जैसे लगता है उधर का एरिया। अच्छा। सर आप अपने यूट्यूब में सारी वीडियोस जो है वो इंग्लिश में डालते हैं आप। सर आपके हाँ ऐसे फॉरेन में कुछ ऐसे हो गए ना देखने वाले, ऐसा कभी आया क्या हाँ आपको? बहुत सारे। हाँ हाँ, मैंने एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों से वीडियो कॉल पे भी बात की है ओवर द लास्ट ईयर, अच्छा। एंड सब्सक्राइबर्स से ही। एंड मतलब मेन बेनिफिट ये होता है कि इंग्लिश कैन क्रॉस बॉर्डर्स, सो या। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड उसके कारण मेरे को मतलब विद कंपैरिजन टू अदर यूट्यूब क्रिएटर्स मुझे फॉरेन की ब्रांड डील्स भी बहुत सारी आई है, जस्ट अच्छा। बिकॉज दे अंडरस्टूड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सो हाँ। मतलब जैसे आई टेक एन एग्जांपल, आपको लेक्चुरियो पता होगा, आपको कैन हाँ हब पता होगा, हाँ। sketchy micro, sketchy pharma, then हाँ सर। pathoma. I have been हाँ। in contact with most of all of these people. So अच्छा। that is because I was speaking in English. So that is the scene. सर आपने पढ़ते पढ़ते कभी फॉरेन लोग वालों के यूट्यूब कमेंट्स मिले क्या आपको? हाँ बहुत सारे मिले हैं, मतलब फॉरेन इन द सेंस इंडिया के बाहर से तो बहुत सारे हैं। तो हाँ। अपने लोकल एरिया में पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और इधर से रहते हैं कमेंट्स काफ़ी, कभी श्रीलंका से रहते हैं, म्यांमार से रहते हैं, और अच्छा। थोड़ा ज़्यादा दूर जाओ तो यूएसए से है, कनाडा से है। मुझे पेरिस से भी आए हैं कमेंट्स। तो मतलब है ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड है अपनी कम्युनिटी। अच्छा। सर आपने अपना एक ऐप बनाया था एक्सॉन, हाँ उसके हाँ बारे हाँ में मतलब मैंने देखा, मैंने इंस्टॉल करके देखा हाँ हाँ सब। हाँ हाँ। सर वो उसमें आप नीट वालों को पढ़ाते थे। जी जी जी। सर अभी भी चल रहा है क्या वो? अभी चल रहा है, बट मैं अभी बिल्कुल प्रमोट नहीं करता उसको, बिकॉज आई फील कि उसको मतलब अभी भी कोई खरीदेगा तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, हाँ बिकॉज हाँ। एवरीथिंग इज स्टिल एक्टिव एज द सेम थिंग एज इट वाज। बट अच्छा। अभी ऐसा सीन है कि उसको मैंने बहुत दिन से नए लेक्चर्स नहीं बना के डाले, राइट। या मतलब इट इज़ लाइक 2 years ओल्ड एट दिस पॉइंट। हाँ। तो मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली कि एकदम लेटेस्ट तुम पढ़ो, लेटेस्ट टीचर से पढ़ो। सो इट इज़ गुड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, अराउंड आई थिंक 20,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सो वाह। तुम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो बैठे बैठे, एंड एट द लोएस्ट प्राइस। मतलब तुम किताबें खरीदने जाओगे तो उससे महंगी रहेगी, तो या। यू कैन यू डेफिनेटली यूज दिस फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल्सो फॉर वीडियोस। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सॉन यूज़ करते हैं, हाँ। मुझे उन लोग के मैसेजेस भी आते हैं, ईमेल्स भी आते हैं, और अच्छा। वो लोग स्टोरीज भी डालते हैं इंस्टाग्राम पे। तो है अभी भी इट इज़ गोइंग क्वाइट वेल। और द ओनली थिंग इज़ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें लेक्चर्स अपडेटेड होने चाहिए। या पर आपको टाइम नहीं मिलता ना सर अभी। नहीं है, वही प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। सर पर आपने सारे लेक्चर आपने खुद बना के डाले थे उस पर, ये बहुत जी जी हाँ बहुत हाँ, बहुत मेहनत लगी होगी उस पर तो। बहुत मेहनत लगी थी। अच्छा। सर अभी तो हमारा इंटरव्यू खत्म होते आ रहा है। सर हाँ, आपका मोटिवेशन क्या है सर इस चैनल को कंटिन्यू रखने के लिए? क्या चीज़ है वो आपको किक देते रहती कि नहीं वीडियो डालना है? मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना, बस यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो कभी रन आउट ही नहीं होता। जैसे कुछ वीडियोस होते हैं वो आर्टिस्टिकली इतना चैलेंजिंग होते हैं बनाना, हाँ हाँ। बट इन दी एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बना के। सो अच्छा। यही है यार मेरा मेन मोटिवेशन तो।
अच्छा सर, तो ओके सर, आपने नेक्स्ट पे एक वीडियो डाला था नेक्स्ट एग्जाम पे। हाँ सर हाँ ये जो आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बताइए, 19 हाँ बैच से सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न हाँ चेंज हुआ है, एमयूएचएस का सिलेबस तो वही है, राइट बाकी अभी 22 बैच से और चेंज हो गया कि ईएनटी ऑप्थन फाइनल ईयर में चला गया, और राइट 22 बैच से तो नेक्स्ट सेकेंड ईयर से होगी। सर राइट इस पे आपका क्या कहना है, जो चेंज हो रहा है सिलेबस, इस पे आपका क्या perspective पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न तो हमेशा से मतलब चेंज होते आया है। हाँ। अगर तुम नीट का देखो तो जो 2011-12 में नीट होती थी उसमें उसमें बहुत ही डिफरेंट पैटर्न था। उसमें ऐसा रहता था कि सबको अलग अलग क्वेश्चंस आते थे। तो अगर तुम इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता था एग्जाम, फिर और डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट, टिल द पॉइंट कि तुम सॉल्व ना कर पाओ। एंड तुमने डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किए तो तुमको ज़्यादा मार्क्स मिलते थे नीट में। फिर उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, वो पैटर्न हटा दिया। फिर उन्होंने वन लाइनर्स हटा दिए। फिर उन्होंने क्लिनिकल केसेस डालने शुरू किए। एंड अभी फाइनली ऐसा है कि वो लोग नेक्स्ट रखने वाले हैं। तो ये पैटर्न्स तो इवॉल्व होते आए हैं और ये इवॉल्व होते रहेंगे। इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ है कि डिसीज़ वही रहने वाली है, ड्रग वही रहने वाला है, ड्यूरेशन वही रहने वाला है, एवरीथिंग विल बी द सेम। तो मेन अपना गोल है कि जस्ट बिकम अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर। यू शुड नो मोस्ट ऑफ द जनरल थिंग्स। एंड अगर तुमने नीट पीजी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आई डोंट थिंक इट विल बी दैट डिफिकल्ट इन नेक्स्ट, पर्सनली स्पीकिंग। सो मतलब मेरे सीनियर्स ने भी मुझे यही बोला है। और इससे डरना नहीं, इसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, जैसे अब लेट्स से आई एम बॉर्न इन नागपुर ना, सो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट कि आई एम बॉर्न इन नागपुर, आई एम जस्ट बॉर्न इन नागपुर, राइट? सो थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल आई डोंट थिंक अबाउट इट। सो जस्ट पढ़ते रहो और जो होगा सो देखा जाएगा। या सर, आपका कहना है कि कैसा भी सिचुएशन है इसको अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ, करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आगे निकल जाएंगे बाकी लोग। या ओके सर, तो अब फाइनली आपकी कुछ फेवरेट चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। श्योर सर, आप मूवीज ज़्यादा देखते हैं कि वेब सीरीज? मैं मूवीज़ ही देखता हूँ, मतलब मैक्स 99% टाइम मैं मूवीज़ ही देखता हूँ। अच्छा, बॉलीवुड की हॉलीवुड? सिर्फ हॉलीवुड, बॉलीवुड बहुत कम। अच्छा। 100:1 का रेशो। और सर म्यूजिक सुनना है तो कैसे गाने आपको पसंद आते हैं? मैं म्यूज़िक में 1960s के अमेरिका के पॉप सॉन्ग सुनता हूँ। अमेरिका के? सो हाँ, मतलब इंग्लिश सॉन्ग्स पकड़ लो तुम। सो अमेरिकन आर्टिस्ट ज़रूरी नहीं है, यूरोपियन भी है कुछ कुछ। सो जैसे अपना जॉन लेनन हो गया, फिर अपना जॉन डेनवर हो गया, सीकर्स हो गया, बीटल्स हो गया, क्वीन हो गया। सो मुझे वो वाले सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरी प्लेलिस्ट में मैक्सिमम ऐसे 1960s, आई मीन 1950s से 1950s से 1980s तक के सॉन्ग्स हैं मैक्सिमम। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ओके सर। सर आपने एक फिर भी मुझे एक चीज़ याद आ गई, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपने रिसेंटली एक वीडियो डाला है मेडिटेशन पे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। राइट, पर्सनली थैंक यू मैं यार। खुद मेडिटेशन बहुत दिन से करते आ रहा हूँ, कई सालों से, और मुझे वाओ। बहुत अच्छा लगा। सर वाओ। तो अब ठीक है सर, उस समय आपने वीडियो में बताया है, बट फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे मेडिटेशन के बारे में? यार मतलब जब मैंने ऐसे सोचा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन, 30 डेज का ही एक्चुअली सोचा था मैं एक्सपेरिमेंट करने का, बट ओके, तो सर मतलब आपने अभी शुरू किया था ना मेडिटेशन? हाँ, मतलब प्रॉपरली तो तुम बोलोगे तो मैंने खुद से एफर्ट लगा के कुछ करना है, तो अभी शुरू किया, ऐसे बोल सकते हो तुम। अच्छा। 30 डेज का रखा था चैलेंज कि 30 डेज करना है नवंबर में। तो इन दी एंड वो ज़्यादा हो गया, और वो बहुत अच्छा हुआ कि ज़्यादा हुआ। उससे बहुत क्लैरिटी आई माइंड को, और ऐसे बहुत कामनेस फील होता है। मतलब जब तुम मेडिटेशन कर रहे हो उस समय तो होता ही है, बट उसका इतना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है ना। तुम सुबह भी कर लो तो तुमको शाम तक एकदम ठंडा लगता है दिमाग। तो वो एक बहुत सही चीज़ हुई जो मैंने नोटिस की, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो, कि आफ्टर मेडिटेशन लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है उसका। सही बात है सर। आपने विपश्यना मेडिटेशन के बारे में सुना है क्या? हाँ, मतलब सुना तो है, बट मेरा ऐसा सच कुछ गोल नहीं था। मेरे को बस ऐसा था कि जो अपना बेसिक अपना ब्रेथ मेडिटेशन होता है वो करना है, तो वही किया मैंने। सर मैंने एक बार विपश्यना मेडिटेशन किया था, वो बहुत ही अच्छे लेवल का एक मेडिटेशन होता है वो। अच्छा, बहुत अच्छा ओके, एक्सपीरियंस होता है। बहुत सही, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, मैं भी ट्राई करूँगा कभी। सर ओके सर, सो इसी के साथ अपना ये आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। सर आपको अपने तरफ से कुछ चीज़ बतानी है तो प्लीज़ बताइए।
फर्स्ट ऑफ ऑल यार थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे इतना देर बात करके, एंड आगे भी अपन टच में रहेंगे सर ऑब्वियसली। मुझे बहुत कुछ सीखने मिला इससे। थैंक यू यार, मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब इतने कम सब्सक्राइबर्स में भी तुम इतना अच्छा कंटेंट डाल रहे हो। मैं तुम्हारा चैनल थोड़ा देखा, सो वट एवर यू आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप। एंड जो भी ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब टू हिस चैनल, आई थिंक इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एंड yeah, that's all I want to say, and keep it up, all the best, and to all the viewers watching, thank you so much for watching. थैंक यू सर, इट मीन्स अ लॉट। आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब आप जो लाइफ आप दिखाते हैं, आप बिल्कुल सेम है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसा कुछ भी डालते हैं, आप एक्चुअल में पर्सन है, ऐसा लगता है आपसे बात करके। यू हैव दैट, आपका माइंड ही वैसा है सर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं बाकी लोगों से क्या ही कहूँ कि आपको सब्सक्राइब करें। अरे यस, थैंक यू। सब्सक्राइबर्स है। ओके सर, सो थैंक यू एंड या थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यस, थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय। बाय सर।